नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा के तमाम दर्शकों को मैं जोसेफ राव अभिवादन करता हूं। हम लोग आज फिर मिल रहे हैं आज की सुर्खियों को लेकर प्रेस क्लब में, इस कार्यक्रम में। आज सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अखबारों में छपी हुआ है, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने कल अपनी पारी की शुरुआत की। कल मंत्रालय के 6वें मंजिल पर जहां उनका ऑफिस है, उन्होंने बाकायदा कल वहां पर प्रवेश किया और जो ज़रूरी कागजात हैं उसके ऊपर सही करके अपनी कुर्सी पर वो विराजमान हुए। उनके साथ में उप मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस भी थे और इस बीच में शिंदे साहब के पूरे परिवार के लोग, जिसमें उनके पिताजी, उनकी पत्नी, उनके सांसद पुत्र, बहू, ये सारे लोग थे। और उन्होंने जो जैसा कि लग रहा था कि शायद बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ भीड़ हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। चुनिंदा लोगों के बीच में उन्होंने अपना कारोबार संभाला और कल से वो अपनी नई पारी की शुरुआत की एज ए चीफ मिनिस्टर। और उनके बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कल ही माननीय एकनाथ शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली गए हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा में बताया था इससे पहले कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो है नेताओं से बातचीत करेंगे, मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर। और भी बहुत सारी बातें होती है जो शायद हमको पता नहीं होती है, उस पर चर्चा होगी। और वो मंत्रिमंडल के निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के बारे में तो बात होगी। यहाँ माननीय एकनाथ शिंदे साहब की जो है पकड़ अभी उनके ग्रुप में तो मजबूत है ही, और उनको बाहर का भी समर्थन अभी बढ़ते जा रहा है। कल ठाणे के 62 जो है पूर्व जो ये है नगर सेवक है, कॉर्पोरेटर है, उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब को अपना समर्थन घोषित किया है। और वो सारे लोग जो है अभी माननीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उससे शायद वो दूर जाना चाहते हैं। और इसी बीच जैसा हमने कल बताया था, अमरावती के भूतपूर्व सांसद शिवसेना के नेता आनंदराव अडसूळ, उन्होंने भी शिवसेना छोड़ दी है और वो शिंदे साहब के कैंप में गए हैं। अमरावती के भूतपूर्व सांसद आनंदराव अडसूळ, उन्होंने भी शिवसेना छोड़ दी है और उन्होंने अपनी सहमति दिखाई है कि वो माननीय श्री एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। अडसूळ साहब के जो पुत्र है, जो कभी पायलट रहे हैं, उन्होंने माध्यम को बताया है कि अभी वो एकनाथ शिंदे साहब के ग्रुप को समर्थन करते हैं। ये सारी खबरें आने से निश्चित रूप से माननीय एक उद्धव ठाकरे साहब के जो नेता है वो विचलित हो गए हैं और दिनों दिन ये समर्थन उनका कम होता दिखता है। मगर ये अभी हम सबको इंतज़ार करना होगा। 11 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो किस पक्ष में वो कैसा फैसला आता है, और जो शिवसेना की ओर से जो माननीय उद्धव ठाकरे की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है सदस्यों के निष्कासन की, व्हिप का उल्लंघन करने के लिए, वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय होगा। उसको सभी को इंतजार करना होगा। जहाँ ऐसी खबरों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के ने और एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके समर्थन में भी उनका समर्थन जो है, उनको ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। और अभी माननीय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, जिसमें उनके सांसद भी उनके साथ में हैं और जो बचे हुए 15-16 जो विधायक है, अभी उनमें एक असमंजस की स्थिति है कि वो कहाँ वोट करें। क्योंकि शिवसेना के एक सांसद राहुल शेवड़े ने एक पत्र लिखकर माननीय उद्धव ठाकरे से विनती की थी कि वो
राष्ट्रपति की उम्मीदवार माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे, मगर इस बारे में कभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और आज के अखबारों में छपा है कि अभी उद्धव ठाकरे के लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि वो पुराने हिसाब से महाविकास आघाड़ी में एक गठ है, वो एक ग्रुप है, उनका एक इकाई है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई थी महाविकास आघाड़ी। इसलिए महाविकास आघाड़ी के हिसाब से जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार है, और जिसमें शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी के प्रमुख सर्वेसर्वा माननीय श्री शरद पवार जी की भूमिका अहम है। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व अर्थ मंत्री माननीय श्री यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दिया है, उनको एक तौर से खड़ा किया है इस चुनाव के लिए। तो अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो ग्रुप है, उनके लिए बड़ा विचित्र सामना उनको करना पड़ रहा परिस्थिति का, कि वो अपने सांसदों को तो क्या कहे, किधर वोट दे। मगर ये एक दो दिन में बातें सामने आएगी जब 14 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए के उम्मीदवार है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो मुंबई आ रही है। तब तक शायद ये कुछ फैसला ले पाए। अगर मुर्मू के पक्ष में लेते हैं तो एक तरह से ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए उनका निर्णय सही नहीं होगा, क्योंकि जब तीनों पक्ष मिलकर सरकार बनाए और अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने श्रीमती मुर्मू को अपना समर्थन दिया है, ऐसे में उद्धव ठाकरे का इनसे अलग जाना, ये इसको राजनीतिक हलकों में शायद लोग अन्यथा लेंगे। पर अभी ये बहुत जल्दी ये बताना, एक दो तीन दिन हमको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उनके मुंबई पहुंचने के पहले, श्रीमती मुर्मू के मुंबई पहुंचने के पहले कोई फैसला हो पाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। उसके बाद भी 3-4 दिन का समय है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जो 18 तारीख को है, 18 तारीख को वोट डाले जाने हैं। इसलिए 18 के पहले कोई क्लियर कट संदेश जो अपने विधायकों को और सांसदों को उनको देना होगा, ये आने वाले दिन में मालूम पड़ेगा। जैसा कि कल कहा जा रहा था कि कौन से सांसद किधर है, कौन से सांसद किधर है, अभी तक कुछ असमंजस की स्थिति थी। जैसे भावना गवली और बाकी लोग शायद उद्धव ठाकरे साहब से नाराज़ है, उनको भावना गवली को तो ये भुगतना भी पड़ा खामियाजा कि उनको पार्टी का जो विप का पद था पुरतोद, उससे हटाया गया है। मगर इस बीच में रामटेक से हमारे दूसरी बार चुने गए माननीय सांसद श्री कृपाल तुमाने ने स्पष्ट कर दिया है कि वो श्री उद्धव ठाकरे के साथ में है, और उन्होंने ये कल निश्चित रूप से एक स्पष्ट कर दिया है। इससे एक शिवसेना के कार्यकर्ताओं में एक राहत की सांस है, क्योंकि वहीं से रामटेक के पूर्व शिवसेना के विधायक जो इस बार इंडिपेंडेंट चुनकर आए माननीय श्री आशीष जायसवाल, उन्होंने माननीय श्री एकनाथ शिंदे के कैंप में पूरे दिन गुवाहाटी में वो नज़र आए, और उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि वो माननीय श्री एकनाथ शिंदे के साथ रहेंगे, और शायद उनको इसका कोई उचित पुरस्कार भी मिले। कहा जाता है कि उनको तो पहले स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन बनाए गए थे, मगर इस बार हो सकता है उनको कोई उचित मुआवजा मिले, उचित पुरस्कार मिले, शायद उनको राज्य मंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। तो माननीय सांसद रामटेक की कृपाल तुमाने के स्पष्ट करने के बाद में अभी काफ़ी स्थिति एकदम साफ है कि कौन किधर है। अभी जो दिल्ली में जो बचे हुए सांसद हैं, अब वो या दिल्ली जो अभी मुंबई भी आ गए जो लोग, अभी उनके बहुत सारे इसमें तो वैसे शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे जी के साथ में है, मगर ये आने वाले समय ही बताएगा कि इसमें से अंदर में क्या बगावत हो रही है। क्योंकि बगावत जैसे विधायकों ने की, वैसे सांसदों की फिलहाल कोई दिखती नहीं है, क्योंकि 2.5 साल का समय है, अभी 2.5 साल बाकी है 2024 के चुनाव को। और अभी अगर कोई कदम उठाते हैं कोई भी सांसद,
तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा और उनकी जो सदस्यता है वो खतरे में आ सकती है। इसलिए फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी सांसद माननीय श्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाएगा। अगर जाना है तो उनको जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो क्राइटेरिया दिया है, जो निर्धारित किया है, वैसा ही 2/3 के हिसाब से जाना होगा। तो ये तो अभी वक्त ही बताएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर हम चलते हैं, जहां आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इनको इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ पर काफ़ी असंतोष उनके खिलाफ था। और भारतीय मूल के जो सांसद हैं ऋषि सुनक, शायद उनका चुनाव हो सकता है और उनके बारे में बोरिस जॉनसन के बारे में वहाँ के सांसदों में, वहाँ के जो रूलिंग पार्टी के जो लोग थे उनमें काफ़ी असंतोष था और काफ़ी दिन से अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और कल आखिर उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ा। तो अभी आने वाले दिनों में जो है देखना होगा, क्योंकि हमारे और ब्रिटेन के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और एक समय हम लोग सब जानते हैं आज से 75 साल पहले भारत पर ब्रिटेन का उनका कब्जा था हमारे यहाँ, इसलिए हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। इसलिए बोरिस जो भी नया शासन आता है वहाँ पर, जो भी नया प्रधानमंत्री आता है वो अगर प्रो भारत की तरफ, अगर प्रो इंडिया अप्रोच रखता है उसका फ़ायदा हमेशा हमको होता है। इसलिए आने वाले दिनों में देखना होगा। बोरिस जॉनसन के बाद में अगर भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुनकर आते हैं या चुने जाते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ये भारत के लिए बड़ा गर्व का विषय होगा। दूसरी महत्वपूर्ण दिलचस्प खबर बताना चाहूँगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्होंने अभी फ़िलहाल पंजाब का कार्यभार संभाला है और आप पार्टी से उनका कल वहाँ दूसरा विवाह हुआ और उन्होंने डॉक्टर, उनकी जो हरियाणा की जो रहने वाली डॉक्टर, उससे शादी किया है। और उस कार्यक्रम में आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। और हमारे दर्शकों को जैसे मालूम है तो बताना चाहूँगा मैं कि भगवंत मान की दूसरी शादी, इससे पहले उनकी जो शादी है उसका तलाक हो चुका उनकी बीवी के साथ और वो दूर कनाडा या अमेरिका में रहती है। और उनके 2 बच्चे, जब भगवंत मान साहब ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद के लिए, तब वो दोनों बच्चे आए थे। ये भी एक विडंबना है कि बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप की शादी में भी आ सकते हैं। जैसे मैराडोना के साथ हुआ था, उनके बच्चे बड़े थे, फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनके बच्चे उनकी शादी में शामिल हुए थे। तो ये एक दिलचस्प खबर है। हम लॉर्ड बुद्धा नागपुर टुडे के तमाम दर्शकों से भगवंत मान को और श्रीमती मान को बधाई देना चाहेंगे। उम्मीद आने वाले दिनों में वो पंजाब का शासन जो है वो वहाँ पर ठीक से चला पाएंगे। एक और खबर ऐसी आ रही है कि जापान के प्रधानमंत्री, जो भारत के लिए काफ़ी दिलचस्प जिनका संबंध रहा और भारत के लिए काफ़ी उन्होंने मदद भी की, भारत के दौरे भी किए प्रधानमंत्री मोदी, माननीय श्री मोदी साहब के साथ में, नरेंद्र मोदी साहब के साथ में, हिंजो आबे, उनके ऊपर कल एक भूतपूर्व सैनिक ने कल उनके ऊपर गोली चलाई यहाँ सुबह तड़के। तो अभी खबर आ रही है कि शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कुछ ऐसी खबरें हैं कि शायद उनका निधन हो गया है। तो ये हमारे लिए दुख की खबर है, क्योंकि आबे जो थे वो उनका भारत से काफ़ी लगाव था और वो भारत के लिए काफ़ी उन्होंने मदद भी की थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरह से वो मित्र थे और अहमदाबाद भी गए वो और दिल्ली में भी आए। इसलिए हम उनके निधन पर तमाम हमारे दर्शकों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज इस बीच में एक और खबर आई है जो सबको चकित करने वाली है। वो ये है कि फिल्म अभिनेता से राजनीति में प्रवेश करने वाले राज बब्बर, इनको
एक अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, राज बब्बर पिछली बार उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया था कांग्रेस की तरफ से जब चुनाव हुए थे। और उनका नागपुर काफ़ी आना जाना रहता है। नागपुर में यहाँ वो जब भी आते हैं, यहाँ वो ताजुद्दीन औलिया के दरबार में जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं। और उनको 2 साल की सज़ा दी है। और इससे पहले ये दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले पंजाब के जैसा हम सब जानते हैं, एक लोकप्रिय नेता सिद्धू, इनको भी कोई मामले में सज़ा हुई है और उनको तो जेल भेजा गया है। अभी देखना होगा कि राज बब्बर जो है ये लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं या किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। क्योंकि राज बब्बर जो है ये महाराष्ट्र के लिए, मुंबई, विशेषकर मुंबई के लिए और फिल्म जगत में इनका काफ़ी नाम रहा है। उनकी बहुत सारी फिल्में रही है। और उन्होंने मराठी अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ शादी की थी और उनके साथ उनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। तो बाद में स्मिता जी का देहांत हो गया। और राज बब्बर नागपुर हमेशा आते रहते हैं कोई ना कोई काम के सिलसिले में और यहाँ लोगों से मिलते हैं। अभी देखना होगा कि इस फैसले को कैसे चुनौती देते हैं और इससे उनको कोई राहत मिलती है नहीं। मगर ये चिंता का विषय है कि एक के बाद एक पंजाब में सिद्धू के बाद में अभी उत्तर प्रदेश से राज बब्बर को एक कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। हालांकि मामला पुराना भी हो सकता है, मगर सज़ा तो सुनाई है, ये बात तो मानना होगा। एक और ख़बर ऐसी है कि बम्बई के पूर्व कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर श्री संजय पांडे को भी कल ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अपने कार्यालय में बुलाया था। उनके ऊपर भी कोई मामले चल रहे हैं। और आज की खबर ऐसी सुबह सुबह चालू है कि शायद उनको उनके यहाँ सीबीआई के द्वारा सर्चेस हो रहे हैं, रेड की जा रही है उनके कार्यालय और घर पर। और वो फ़िलहाल जगह पे नहीं है, ऐसी खबरें आ रही है। अभी देखना होगा कि ये जो नया जो दौर है इसमें और अभी 30 तारीख को, यानी अभी से बस एक हफ्ता पहले संजय पांडे को मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से रिटायर हुए और वहाँ नए कमिश्नर की नियुक्ति की गई विवेक फंसलकर की। मगर अभी संजय पांडे साहब जो है उनके ऊपर ये मुसीबत आई है और उनके यहाँ अभी रेड्स और सर्चेस चालू हैं। अभी देखना होगा कि इसमें वो कितने लिप्त थे और उनको क्या राहत मिलती है, वो बचने के लिए कौन सा सहारा लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।